प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है, कल भी मैंने आपको काफ़ी समझाया था कि टीचर्स जो भी आपको होमवर्क दे रहे हैं उस होमवर्क को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और फेयर नोटबुक में करने के बाद अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास उसको अवश्य सेंड करें। आपको काफ़ी बार समझाया गया है, हर टीचर आपको समझा रहा है। हमारे स्कूल के डायरेक्टर सर जी, प्रिंसिपल सर जी भी समय समय पर आपको गाइडलाइन देते आए हैं। अब आपका दायित्व बन रहा है कि उन गाइडलाइन का आप फॉलो करें। प्यारे बच्चों, बहुत बार आपको समझाया कि यदि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। ये कल भी मैंने आपको समझाया था कि लक्ष्य को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। उसके लिए कोई शॉर्टकट भी नहीं होता है। यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो कठिन मेहनत बहुत ही ज़रूरी है। कठिन मेहनत से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए विवेकानंद फैमिली, उनके डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और पूरा स्टाफ मेंबर्स आपको समय समय पर आपको गाइडलाइन दे रहे हैं कि किस तरह से आपने पढ़ना है, किस तरह से हार्ड वर्क करना है। इसके लिए जैसे मैंने आपको कल भी समझाया था कि अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन कीजिए और उस टाइम टेबल के अंदर हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दीजिए। आप ये न समझे कि कोई सब्जेक्ट हल्का है या उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट को आपने लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ये जो क्लास सीबीएसई क्लास है वो आपकी जीवन को निर्धारित करने वाली क्लास है। आपकी जो दिशा ये क्लास ही निर्धारित करेगी। इसी क्लास पर आपका का पूरा जीवन डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों, यदि इस क्लास में आप अच्छी तरह से मेहनत कर लेते हैं और आपका परीक्षा परिणाम अच्छा आता है तो निश्चित तौर पर आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपना टाइम टेबल मेंटेन कीजिए। ये नहीं कि केवल टाइम टेबल बना लिया और उसका फॉलो नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। कई बच्चे क्या है कि टाइम टेबल बना लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। यदि टाइम टेबल आपने अच्छा सा बनाया है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। एक दो दिन आपको थोड़ा सा ओड सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यदि आपने 4-5 दिन लगातार आपने उस टाइम टेबल का फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर आप हैबिचुअल हो जाएंगे और जो आपने लक्ष्य तय किया है वो आप अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी समझाया जा रहा है उसको आप अच्छी तरह से उसका फॉलो कीजिए। यदि आप डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और अपने गुरुजनों के दिखाए हुए मार्ग पर आप चलेंगे तो जीवन में आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। थैंक यू। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो लेसन था सेकंड बुक का वो समाप्त हो चुका है। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। एक दल का प्रभुत्व के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो एक दल का प्रभुत्व को बताने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता है कि भारत को आज़ादी 1947 में 1947 में जो आज़ादी प्राप्त हुई थी वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में प्राप्त हुई थी। उस समय हमारे देश के जो नीति निर्माता थे उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि भारत का जो शासन है किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से उसको सुनियोजित तरीके से भारत का विकास किया जाए। तो भारत के जो नीति निर्माता थे वो चाहते थे कि भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हो। इसमें जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार बने वो लोगों के द्वारा निर्वाचित हो, ऐसी शासन व्यवस्था वो लागू करना चाहते थे। लेकिन संविधान बनने के बाद उसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया।
उस समय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करने के अंदर बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियां थी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किस तरह से लागू किया जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू करने के लिए जरूरी था कि चुनाव कराए जाए, और बिना चुनाव के कोई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू नहीं होती। अब चुनाव कैसे कराया जाए, उस समय भारत के अंदर बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थितियां थी, चुनौतियां थी। इसको मैं बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी कठिन चुनौतियां थी। देखिए, भारत के अंदर सीमाओं का, जो राज्यों की सीमा थी उसका सीमांकन नहीं हुआ था। दूसरी, मतदाता सूची नहीं बनी थी। उस समय हमारे देश के अंदर 17 करोड़ मतदाता थे, लेकिन केवल 15% ही साक्षर थे। अब ऐसी परिस्थिति में चुनाव कैसे कराया जाए, लोगों को कैसे समझाया जाए। लेकिन इस कठिन परिस्थितियों के बाद भी हमारे देश के अंदर चुनाव हुए। एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई जनवरी 1950 के अंदर, और पूरे विश्व को हमने दिखाया कि किस तरह से एक लोकतांत्रिक चुनाव हमारे देश के अंदर संपन्न हुए। अब जो लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हुए उसके बाद देखो, यहाँ बहुत सी तो पार्टियां हम उस समय नहीं कह सकते, लेकिन एक जो मुख्य पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी का स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व चला आ रहा है, और कांग्रेस पार्टी ही मेन पार्टी, मुख्य पार्टी थी जो चुनाव के अंदर सबसे बड़ी जीत जिसने हासिल की थी। आज उसी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दल का प्रभुत्व का जो दौर था उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको जो फोकस रखना है वो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी है उसके ऊपर हम केवल अपना फोकस रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रथम चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत हुई थी। वो उसका रीजन क्या था कि दूसरी पार्टी अस्तित्व में थी ही नहीं। तो किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज हम आपको समझा रहे हैं। पहले भी क्वेश्चन में ये जो लेसन है आपको समझा चुके हैं, लेकिन आज 2 मार्क्स के क्वेश्चन से आप इस लेसन को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड। जैसे कि हमने आपको बताया था कि भारत में चुनाव को कराने के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो अब आपने ये बताना है कि भारत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है वो कब एस्टैब्लिश हुआ, एंड हु वाज इट्स फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और पहला जो मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन था। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन जनवरी 1950। इलेक्शन कमीशन, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, भारतीय जो निर्वाचन आयोग है, उसकी स्थापना जनवरी 1950 में हुई थी। सुकुमार सेन बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भारत का था वो था सुकुमार सेन। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, हु वाज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज ए ग्रेट स्कॉलर, बहुत बड़े विद्वान थे, एंड फ्रीडम फाइटर, और स्वतंत्रता सेनानी थे। हमारे देश को आजाद कराने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। ही वाज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का एक बहुत ही प्रभावी नेता थे ये। हु अपोज पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भारत का जो विभाजन हुआ था उसके बहुत ज्यादा खिलाफ थे, एंड एडवोकेटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और हिंदू और मुसलमान की एकता का पैरवीकार थे, उसको समर्थन करने वाले थे कि हिंदू मुसलमान के अंदर एकता स्थापित होनी चाहिए, उसको एडवोकेट करते थे, एडवोकेसी करते थे। ही वाज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भारत का जो संविधान बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने, उस संविधान सभा का एक सदस्य भी था। एंड बिकेम एन एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और स्वतंत्र भारत के अंदर जो पहली कैबिनेट बनाई गई थी उसमें पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ कांग्रेस इन द सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन। अब आपको ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का देखो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है, तो कांग्रेस पार्टी पर ही हमारा ध्यान रहेगा। तो इसमें पूछा गया है कि दूसरे और तीसरे जो आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति थी। तो पहले चुनाव में जैसे हमने आपको बताया कि पहले फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा अपार सफलता मिली थी, बहुत ज्यादा सीटें उन्होंने जीती थी, क्योंकि दूसरी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था। तो सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में क्या हुआ, तो इन द सेकंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन कांग्रेस मेंटेन इट्स
dominant position in the Lok Sabha by winning the 3/4 of the seats। जो टोटल सीटें थी सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शंस के अंदर, टोटल सीटों का 3/4 सीटें अकेली कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ध्यान दीजिए, सेकंड इलेक्शन और जनरल इलेक्शन या थर्ड, कांग्रेस पार्टी ने 3/4 टोटल सीटों की 3/4 सीट अकेली कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। उसी का डोमिनेंस था, प्रभुत्व था। None of the opposition party could win even 1/10 of the number of seats won by Congress। कांग्रेस ने जितनी सीटें जीती थी उसका 10वां हिस्सा भी अपोजिशन पार्टी नहीं जीत पाई। मतलब 3/4 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती सेकंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में, लेकिन जितनी कांग्रेस पार्टी ने सीटें जीती थी उसका 1/10 भी अपोजिशन पार्टी नहीं जीत पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला, दूसरा और तीसरा जो आम चुनाव हुए थे उसमें कौन सी पार्टी का दबदबा रहा था, कौन सी पार्टी का डोमिनेंस रहा था? ओनली कांग्रेस पार्टी का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम और बता रहे हैं। इसमें आगे जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं वो है, हु वाज द आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव कौन थे उसके बारे में आप सुनिए। जैसे कि हमें अभी आपको अबुल कलाम आजाद के बारे में आपको बताया, उसी तरह से आचार्य नरेंद्र देव के बारे में बता रहे हैं। तो आचार्य नरेंद्र देव वाज बोर्न इन 1889। आचार्य नरेंद्र देव का जो जन्म वो 1889 में हुआ था। ही वाज ए फ्रीडम फाइटर। जिस तरह से अबुल कलाम आजाद फ्रीडम फाइटर थे, उसी तरह से आचार्य नरेंद्र देव भी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ही फाउंडेड सोशलिस्ट पार्टी। इन्होंने कौन सी पार्टी के संस्थापक थे? इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ही वाज इंस्पायर्ड बाय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। और ये जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। एंड प्लेड एक्टिव रोल इन पीजेंट्स मूवमेंट। और किसानों का जो आंदोलन चला था उसमें इसने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। तो आचार्य नरेंद्र देव का जन्म 1889 में, वो फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और सक्रिय रोल प्ले किया था पीजेंट्स मूवमेंट में। नेक्स्ट है, मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द भारतीय जनसंघ आइडियोलॉजी। देखो, भारतीय जनसंघ ये पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी विचारधारा क्या थी, वो क्या चाहते थे, उसकी विचारधारा के दो बिंदु आपने बताने। भारतीय जनसंघ, जैसे कि आपको पता है कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है वो, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? वो भारतीय जनसंघ से हुई थी। पहले ये भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनसंघ में थे, भारतीय जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो वो क्या चाहती थी, उसकी विचारधारा क्या थी? इट लीड एम्फेसिस ऑन द आइडिया ऑफ वन कंट्री। देखो, भारतीय जनसंघ की हमेशा विचारधारा रहा है, वह हमेशा एक ही बात पर जोर देते हैं। कौन से विचार पर? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। वन नेशन, वन कल्चर एंड वन कंट्री। वो हमेशा एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र की विचारधारा पर चलते थे। दूसरी जो उसकी विशेषता है, इट कॉल्ड फॉर ए रीयूनियन ऑफ इंडिया। वो भारत को दोबारा से एक रीयूनियन करना चाहते थे। दोबारा उस यूनियन का मतलब भारत को एक करना चाहते थे। ये भारतीय जनसंघ की बात हो रही है। इंडिया एंड पाकिस्तान, वो भारत और पाकिस्तान का जैसे बंटवारा हुआ था तो वो उसके विरोध में थे। वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान दोबारा से एक हो जाए इन अखंड भारत, और भारत क्या बन जाए? एक अखंड भारत की स्थापना करना चाहते थे। तो इट कॉल्ड फॉर ए रीयूनियन ऑफ इंडिया। वो भारत का दोबारा से उसको एक करना चाहते थे। जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो भारत और पाकिस्तान को एक करके भारत को दोबारा से अखंड भारत बनाना चाहते थे। एंड हु वाज ए.के. गोपालन। ये ए.के. गोपालन कौन है? तो ए.के. गोपालन वाज कम्युनिस्ट लीडर फ्रॉम केरला। ए.के. गोपालन है वो केरला से कम्युनिस्ट नेता है। सबसे पहले इसने क्या किया था? कांग्रेस पार्टी में एक कांग्रेस वर्कर्स के रूप में इसने कार्य किया था। कांग्रेस पार्टी में पहले ये थे, बाद में इसने ये कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे। तो वो थे ए.के. गोपालन। तो इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से अपने फेयर नोटबुक में करना है और इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे। इन क्वेश्चंस को करके अपनी
फेयर नोट में इसके करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।